हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्य अग्रवाल। तो अब बारी है हमारे लास्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि है इंडिया चाइना पाकिस्तान। सो इंडिया इको का लास्ट चैप्टर है। 8 नंबर कवर होते हैं यहाँ से, हमारे 8 मार्क्स का चैप्टर है। और ज़्यादा कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है। जितने भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यूज हैं या डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आपको चैप्टर समझना है तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी जितने भी हमारे और चैप्टर्स हैं, मैक्रो है, आईडी है, उसके सारे के सारे पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं एक एक करके। ठीक है, सो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमें बेसिकली इंडिया चाइना पाकिस्तान की ही बात करनी है। तो देखो, शुरुआत करेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। तो दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या है, देखो हमें तीनों नेशंस इंडिया चाइना पाकिस्तान का डेटा गिवन है। एक तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन गिवन है, दूसरा एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और सेक्स रेशियो गिवन है। ठीक, हमें सबसे पहले कमेंट करना है ऑन दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अमंग द 3 कंट्रीज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो आप चेक कर सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग कि पाकिस्तान में है 2.1%। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, राइट। और चाइना में सबसे कम है 0.5। ठीक है, और इंडिया कहीं बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना किस तरह से, वो भी देखो यहाँ पे गिवन है। The given data shows that the annual growth rate of population is maximum in Pakistan, ठीक है, एंड 0.5% इन चाइना। चाइना में कम क्यों है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? क्योंकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो गई थी। ठीक है जी, तो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना में जो ग्रोथ रेट है वो कम है। ठीक है, और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो मोर देन 1% है। ठीक है, इंडिया विल बी ओवरटेकिंग चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ऑलरेडी है भी इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, राइट। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स भी ज्यादा है। तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। दूसरा है, विच कंट्री हैज मोस्ट स्क्यूड इन सेक्स रेशो? किस नेशन में सेक्स रेशो सबसे कम है? सेक्स रेशो मतलब कि अगर फीमेल्स कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स। सो देखो, इसमें चेक करते हैं सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो चाइना में, सॉरी, इसमें हमें क्या बताना है, स्क्यूड रेशो, स्क्यूड बताना है हमें कि कितना सबसे कम किस में है। तो अगर हम बात करें तीनों नेशंस में से, तो इंडिया में है 929। ठीक है, तो आंसर में वही लिखा हुआ है कि इंडिया, अमंग द 3 कंट्रीज, इंडिया हैज द मोस्ट स्क्यूड डेटा। सेक्स रेशो कितना है? 929 फीमेल पर 1000 मेल की। अगर 1000 मेल्स हैं तो 929 फीमेल्स हैं। स्क्यूड का मतलब सबसे कम किस में? तो इंडिया में सबसे कम दिख रहा है 929। ठीक है, वही हमें बस सिंपल बताना है। ओके, ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट है अगेन डेटा बेस्ड क्वेश्चन, और ये वाली जो टेबल है, ग्रोथ, जीडीपी, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का ग्रोथ रेट बताया हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच, इंडिया और चाइना, 1989 टू 90, और दूसरा 2015 से 17। ठीक है, ये टेबल बहुत बार रिपीट हुई है एग्जाम्स में। सो हमें कंपेयर करना है और एनालाइज करना है दोनों ही कंट्री के डेटा को। तो देखो, अगर हम पहले समझें तो 1989 टू 1990 में, इस वाले कॉलम में, चाइना का ग्रोथ रेट था 10.3, डबल डिजिट ग्रोथ रेट, एक अच्छा ग्रोथ रेट था। और इंडिया का काफी कम था, 5.7। ठीक है, लेकिन 2015-17 की अगर हम बात करें तो चाइना तो थोड़ा पीछे छूट गया, 6.8 पे पहुंच गया। लेकिन इंडिया का पहले ग्रोथ रेट था 5.7, फिर कितना हो गया? 7.3। इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ होगा? इसके पीछे रीजन ये है, हमारा एलपीजी पॉलिसी आई थी। ठीक है, 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई, चीजें ओपन अप हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसके चक्कर में क्या हुआ? जीडीपी इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो यही लिखा हुआ है कि द गिवन डेटा शोज दैट चाइना हैज गेन्ड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया विटनेस्ड 5.7% ग्रोथ रेट, और चाइना वॉज एबल टू मेंटेन डबल डिजिट ग्रोथ रेट ऑफ इन 1980s। ठीक है, ग्रोथ रेट कितना था? बाद में डिसेलरेटेड हुआ है, मतलब कम हुआ है, 6.8%, राइट। और इंडिया में राइज हुआ है ग्रोथ रेट में, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या आया था? एलपीजी पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। ठीक है, सो बहुत सिंपली आपको डेटा को देख के चीजें लिखनी होती है, और उसके पीछे रीजन लिख देना कि क्यों इंक्रीज हुआ है, क्यों डिक्रीज हुआ है, वो सब। ठीक है, ओके, चलो। इसके बाद नेक्स्ट है डेटा बेस्ड क्वेश्चन फिर से। तो देखो, इसमें दिया है
कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आपको लिखना है। तो कंट्री गिवन है पाकिस्तान और चाइना, और दिया है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया से कितना एक्सपोर्ट कराया, इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया चाइना और पाकिस्तान में। ठीक है। और इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया है पाकिस्तान और चाइना से। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिवन है। तो इसमें देखो, अगर हम चेक करें तो 2004-5 में आपको गिवन है कुछ कुछ डेटा, 2018-19 में इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ग्रोथ रेट हुई है, ग्रोथ रेट हमें गिवन है। ठीक है जी, इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स भी हमारे इंक्रीज हुए। राइट, तो आपको इसी को लिखना है बेसिक। तो दिया हुआ है द अबव टेबल शोज दैट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हैव इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 3.7%, और चाइना में भी इंक्रीज हुआ है 2.6%, ये गिवन है। ठीक है, पहले हमने वो पॉइंट लिखा। उसके बाद ऑन द अदर हैंड इम्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो चाइना से हम इंपोर्ट करा रहे हैं 10.3%। राइट, और पाकिस्तान का है 5.1%, ये वाला। ठीक है जी, ये हो गया। तो सिचुएशन इंडिकेटेड दैट इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर टू हाई इन कंपैरिजन टू द एक्सपोर्ट्स टू चाइना। ठीक है, हम इंपोर्ट करा रहे हैं चाइना से 10.3%, और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं 2.6। तो हमारे इंपोर्ट्स काफी सारे हैं चाइना से, देख रहे हो ना, चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं इंडिया में, तो है ना। तो दिस शोज दैट इंडिया ओवर डिपेंडेंट है ऑन चाइना। ठीक है जी। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में गैप ज्यादा ऐसा नहीं है, एक छोटा ही गैप है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3.7% और इंपोर्ट कर रहे हैं 5%। ठीक है जी, ओके। सो मेन रीजन आपको यहाँ पे यही मेंशन करना है कि हम लोग ज्यादातर चाइना पे डिपेंडेंट हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा। इन द लेट 1970s चाइना इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड पॉलिसी that led to arrest in the population coupled with skewed sex ratio. Justify with valid arguments in support of your answer। मतलब क्या है कि चाइना ने लेट 1970s में, बेसिकली 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेक्स रेशो कम हो गया। हमें जस्टिफाई करना है। तो लिखा हुआ है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। तो इसलिए चाइना ने इंट्रोड्यूस किया वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गया, और इसी की वजह से सेक्स रेशो भी कम हो गई थी, जो कि डेटा आपको बताया है, 1000 मेल्स के कंपैरेटिवली 949 फीमेल्स थी। डेटा नहीं याद है, कोई बात नहीं, नहीं लिखना, बट गलत मत लिखना, अगर नहीं याद है ना तो कुछ भी मत लिखना। ठीक है। इसके बाद वन चाइल्ड पॉलिसी एंड प्रेवलेंट सन प्रेफरेंस इज द प्राइम रीजन बिहाइंड स्क्यूड सेक्स रेशो। सेक्स रेशो कम क्यों है, एक तो वन चाइल्ड पॉलिसी, दूसरा मेल प्रेफर करते हैं, सन प्रेफरेंस की वजह से भी सेक्स रेशो कम है। ठीक है, जेंडर इम्बैलेंस हुआ था, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट इन एनी इकोनॉमी लिबर्टी इंडिकेटर्स शुड बी कंसीडर्ड along with अदर सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। मतलब क्या है कि अगर आपको एक देश का डेवलपमेंट चेक करना है तो आपको सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अलावा लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी चेक करना चाहिए। ठीक है। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? हमें नहीं पता, क्योंकि हमें मीनिंग ही नहीं पता, हम कैसे बताएं अग्री या नहीं। देखो, लिबर्टी इंडिकेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक में ना एक बॉक्स में बस छोटा सा कॉन्सेप्ट गिवन है लिबर्टी इंडिकेटर का, बट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसको समझ लो। लिबर्टी इंडिकेटर क्या है कि बेसिकली एक देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, गवर्नमेंट कितने अच्छे से तरह से काम कर रहा है, या डेमोग्राफिक सिचुएशन किस तरह से है, डेमोक्रेटिक सिचुएशन कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कितने अच्छे से चल रहे हैं, वो सब आते हैं हमारे लिबर्टी इंडिकेटर में। ठीक है, तो वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद अदर इंडिकेटर्स, चाहे आप जीडीपी चेक करो, आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेक करो, आप बेसिकली सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन चेक करो। उसके अलावा लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी कंसीडर करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो वही लिखा है, अग्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यस, मेजरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट लेवल इन एनी इकॉनमी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जहाँ पे हमें लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सो लिबर्टी इंडिकेटर्स का मीनिंग बताया है। They measure the extent of democratic participation in social and political decision making. ठीक है, and these indicators are significant as they reflect the degree of civil liberties, political rights,
इकोनॉमिक फ्रीडम विद इन अ सोसाइटी, कितनी फ्रीडम है एक सोसाइटी में, किस तरह से राइट्स हैं, वो सब हमारे लिबर्टी इंडिकेटर्स में आते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही है तरीके से, प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पीरियड ही नहीं पूरा कर पाता, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लिबर्टी इंडिकेटर्स डाउन है काफी ज्यादा। ठीक है, सो विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर्स पॉलिसी मेकर्स कैन गेन अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोनॉमी डेवलपमेंट स्टेटस। ठीक, ओके, राइट। सो लिबर्टी इंडिकेटर वाला टॉपिक बुक से एक बार चेक करके उसको पढ़ लेना, एमसीक्यू भी बनता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी बनता है 3 नंबर में। ठीक है जी। चलो इसके बाद नेक्स्ट है द रिफॉर्म प्रोसेस implemented in the late 1970s, commonly known as China's open door policy। ठीक है, चाइना ने एक ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी लेट 1970s में, encompassed a wide range of reforms across sectors जैसे कि एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री। These reforms played an pivotal role in driving the rapid growth of the Chinese economy over subsequent decades। In the light of the given text, हमें कोई दो रिफॉर्म्स बताने हैं जिसकी वजह से चाइना ग्रो हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऊपर केस स्टडी तरह से उन्होंने बनाने की कोशिश करी, बट लास्ट में क्वेश्चन बोला ही है कि हमें दो रिफॉर्म्स बताने हैं जिसकी वजह से चाइना में ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। तो आपको याद होना चाहिए रिफॉर्म्स वाला क्वेश्चन भी, कि चाइना में जो रिफॉर्म्स थे ना वो दो फेजेस में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इनिशियल फेज में जो रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, जो कम्यून लैंड्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स, और वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड किए गए थे फॉर फार्मिंग पर्पस। ठीक है, और इंडिविजुअल्स को अलाउ किया गया था कि वो टैक्स पे करने के बाद जितना भी इनकम है वो अपने पास रख सकते हैं। सो दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो लैंड्स हैं ये इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किए गए थे फॉर यूज। ठीक है, एंड नॉट फॉर ओनरशिप, नॉट फॉर ओनरशिप। ये एमसीक्यू बहुत बार बना है कि लैंड प्रोवाइड की गई थी सिर्फ यूज करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट फेज में जो रिफॉर्म्स आए थे वो आए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिकली क्या था, जो भी हमारी प्राइवेट सेक्टर फर्म्स थी उनको बेसिकली अलाउ किया कि वो भी सेटअप करें खुद को। ठीक है, प्रोडक्शन कर पाए, गुड्स प्रोड्यूस करें, और जो स्टेट ओन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे उनको भी कंपटीशन फेस करने के लिए रेडी किया गया। ठीक है, सो दो फेज में रिफॉर्म्स आए। पहले फेज में ध्यान रखना एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन 3 सेक्टर में आए, और दूसरे फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, पाकिस्तान वॉज मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम ऑफ 6.3 टिल 1990s। मतलब पाकिस्तान में 1990s तक ग्रोथ रेट अच्छा था 6.3% का। हाउएवर इट लॉस्ट इट्स ट्रैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलिंग टू 5.3% बिटवीन 2015-17। लेकिन 15-17 के दौरान जो ग्रोथ रेट था वो कम होकर 5.3 हो गया। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? जस्टिफाई। यस, अग्री करते हैं, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल यस। सो पहली लाइन तो यही लिखी है कि पाकिस्तान मेंटेन्ड हेल्दी ग्रोथ रेट टिल 1990s। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज आई थी पाकिस्तान में, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था पाकिस्तान में, इट वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गुड हार्वेस्टिंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, जो गुड हार्वेस्ट था वो डिपेंडेंट था वेदर कंडीशंस पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं थी। ठीक है, दूसरा आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पाकिस्तान बेचारा गरीब है, बेचारा भी नहीं बोल सकते, बट कोई नहीं, गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो फॉरेन लोन्स पे डिपेंडेंट है, बाहर के देशों पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, सो वही लिखा है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं है। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं हो पाई। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिलायंस है ऑन रेमिटेंस या फॉरेन एड पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ग्रोथ रेट हिल गया बुरी तरह। ठीक है जी, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है, इंडिया हैज बीन अ पार्ट ऑफ मेनी रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स सच एज G20, सार्क, ब्रिक्स, एक्सेट्रा। रीजनल ग्रुपिंग्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ कुछ मेंबर होते हैं
कंट्रीज एज मेंबर होते हैं और वो एक दूसरे नेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूनिटी प्रमोट करते हैं, राइट। तो ये कुछ नेम्स हैं, G20, सार्क, ब्रिक्स, राइट। सो इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। तो हमें इन ग्रुपिंग्स का ही इम्पोर्टेंस बताना है। सो देखो, ये जो तीन नाम दिए, G20, सार्क, ब्रिक्स, इन तीनों का ही इंडिया पार्ट है, राइट। सो सबसे पहले लिखा है इसमें रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, जैसे कि G20, सार्क, ब्रिक्स, दे प्ले अ वाइटल रोल फॉर डेवलपिंग नेशंस, जैसे कि इंडिया, क्योंकि इससे आप अपना डेवलपमेंटल प्रोसेस समझ सकते हो, ठीक है, परस्यूड बाय नेबरिंग नेशंस टू बेटर कॉम्प्रहेंड देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। Moreover, in the unfolding process of globalization, as developing nations face competition not only from developed nations but also among themselves, such as groupings, help them flourish in a well shared environment. इंग्लिश लिखी हुई है पूरी की पूरी। कहने का मतलब इतना है कि अगर आप एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कंट्रीज एज मेंबर काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप एक दूसरे नेशन को सपोर्ट करोगे फाइनेंशियली, ठीक है, और बेसिकली मॉनेटरी पर्पस पे आप उनको सपोर्ट करते हो, ठीक है। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, वॉर होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे नेशन को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आप कंपटीशन फेस कर पाओगे, आप तरीके से काम कर पाओगे, जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी पॉलिसी को समझ के आप अपने देश को भी रन कर सकते हो। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, एक नंबर में क्वेश्चन था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डिफाइन करना है। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था। होता क्या है कि मान लो ये एक कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के अपने कुछ ना कुछ कानून होते हैं, कुछ ना कुछ लॉज होते हैं, ठीक ठीक। अब इसमें एक ऐसा स्पेशल एरिया बना दिया जाता है जिसके जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो इस बाकी के एरिया से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी प्रोडक्शन करते हो, इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देती है, टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो इस ही स्पेशल एरिया को हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ ज्योग्राफिकल रीजन that has economic laws different from a country's typical economic zone laws, ठीक है। प्लस अगर आप इसी एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बेसिकली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो पॉइंट, ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है, देखो अब क्वेश्चन ही आ गया अगला, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। तो वही लिखा हुआ है, द सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना लेड टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, एफडीआई इंक्रीज हुआ, एंड विद द मैसिव फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन चाइना, एक कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है और जिससे फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, ठीक है जी। तो वही हमें पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, ओके। समझ गए इतनी चीजें भी अच्छे से, राइट। कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, कमेंट में पूछा करो, क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अगेन दिया हुआ है, एक्सप्लेन वैलिड रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। फेवरेट क्वेश्चन है मुझे लगता है इस चैप्टर का, हम सबका होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पाकिस्तान की बुराई करने का मौका मिलता है यार। देखो, पाकिस्तान में स्लो ग्रोथ के रीजंस बताने हैं, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक तो लिखा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वर नॉट बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज बट ऑन गुड हार्वेस्ट। कहने का मतलब सिंपल है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पॉलिसीज पे डिपेंडेंट नहीं था, बट गुड हार्वेस्ट पे डिपेंडेंट था। और गुड हार्वेस्टिंग तभी होगी जब अच्छी वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, ठीक है। सो पाकिस्तान फेस्ड वॉलेटाइल परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वॉलेटाइल मतलब कि बहुत ही अनबैलेंस्ड, राइट। तो वॉलेटाइल वर्ड भी याद रखना, एमसीक्यू बना हुआ है, असर्शन रीजन टाइप कुछ क्वेश्चन बना हुआ है, हम करेंगे ऑलरेडी, वो भी हम करेंगे एमसीक्यूज भी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, बहुत ज्यादा बाहर के देशों पे डिपेंडेंट है, फॉरेन एड, ठीक है, जिसकी वजह से लोन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और डेट ट्रैप की सिचुएशन हो रही है। ये तो दो पॉइंट्स हो गए, इसके साथ साथ आप तीसरा पॉइंट बना सकते हो हेडिंग डाल के करना, कि हमारे पास इसमें क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। एक आप लिख सकते हो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बिकॉज पॉपुलेशन है, फैसिलिटीज है नहीं, हेल्थ कंडीशंस है नहीं, फर्टिलिटी रेट इतना ज्यादा है, तो पॉवर्टी तो होगी, है ना। और एक पॉइंट होता है हमारा टेररिज्म का, ऑफ कोर्स,
राइट, तो हमें ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आप ऐड करते हुए इनको लिख सकते हो। ठीक है, ओके जी। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, अगेन डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करते हैं, दिख जाएगा। तो देखो, इसमें बोला है ट्रेंड इन आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर 1980 टू 2015। ठीक है, 1980 से 1990 का डेटा है, और 2011 से 2015 का डेटा है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, सो अगर हम थोड़ा सा चेक करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, अगर हम बात करें, तो इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था 3.1, और बाद में कम हो गया 2.3। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में 7.4 और बाद में हो गया 5। सर्विस सेक्टर की बात करें तो पहले था 6.9 और इंक्रीज हो गया 8.4 हुआ। मतलब क्या है कि इंडिया में तो हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए मिली। ठीक है, चाइना का अगर हम डेटा चेक करें, तो चाइना में हमारे पास पहले 5.9 से 4.1 हुआ, 10.8 से 8.1 और 13.5 से 8.4 कम गया है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में भी तीनों ही सेक्टर डाउन गए हैं। तो ओके, अब इसमें देख लेते हैं, सीधा सीधा लिखा है डेटा को यूज करते हुए। मैं चाहे तो आपको सिंपली आंसर भी पढ़वा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको सिंपल डेटा देख के लिखना होता है, बट थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, इसमें यही लिखा है, हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एनालाइज करना है, कंपैरिजन करना है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना कि कौन से कंट्रीज के बीच में बोला है। सो इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स आउटपुट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्लाइंड फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों ही देशों में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट कम हो गया है। ठीक है, आउटपुट ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो भी डिक्लाइन हुआ है दोनों ही नेशंस में। इंडिया विटनेसिंग डिक्लाइन ऑफ 7.4 इन 1980s टू 5 ड्यूरिंग 2011-15। ठीक है, वही लिखा है कि पहले था 7.4, फिर हो गया 5। और पाकिस्तान में भी पहले था 7.7, फिर हो गया 3.4। ठीक है, सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया में आउटपुट राइज हुआ है फ्रॉम 6.9 टू 8.4, और पाकिस्तान में डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 6.8 टू 4.4। वही दिख रहा है हमें यहाँ पे सीधा सीधा। राइट, सो मेन बात यह है कि इस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, इंडिया का जो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो किसका हुआ है? सर्विस सेक्टर का हुआ है। और पाकिस्तान एज ऑलवेज तीनों ही सेक्टर में नीचे गिरा है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, अगेन डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंडियाज एंड चाइना सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। तो किस किस सेक्टर में कितने कितने लोग हैं, सॉरी सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बताना है आपको, कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है? सर्विस सेक्टर का है, 54%। ठीक है, और चाइना में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 52% का, सर्विस सेक्टर का ही। राइट, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, बोथ इन इंडिया एंड चाइना। ओके, सो अब इसको रीड करते हैं। लिखा हुआ है, इन बोथ नेशंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी इज द लीस्ट ऑफ द थ्री सेक्टर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आपको डेटा को यूज करते हुए चीजें लिख देनी है। ठीक है, वही चीजें लिखी हैं कि बेसिकली ग्रोथ हुआ क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाइना में ज्यादा हुई है। ठीक है, सो वही हमें पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने होंगे। ओके, डन। चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स indicated that India has overtaken China as the world's most populous country in the month of April 2023। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना की थोड़ी सी कम है। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना। वन चाइल्ड पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं। सो वन चाइल्ड पॉलिसी जब आई तो उससे हुआ क्या, हुआ आपको बताना है। सो ऑफ कोर्स लेट 1970s में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ। ठीक है, सेक्स रेशो भी डिक्लाइन हुई। राइट, और देखने के लिए मिला कि जो एल्डर पॉपुलेशन है उनका प्रोपोर्शन बढ़ गया था। तो इट लेड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल इन प्रोपोर्शन टू यंग पीपल। बड़े लोग जो ओल्ड पीपल है, एल्डर पीपल है, उनका प्रोपोर्शन परसेंटेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, जेंडर इम्बैलेंस देखने के लिए मिला था, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया सेक्स रेशो, तो वही पॉइंट है।
ठीक है, सो यही कॉन्सिक्वेंसेस थे। ओके, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास। ये वाली टेबल भी बहुत बार आई है एग्जाम में, रिपीट होती है। सो आपको बताना है, डिस्कस द शिफ्ट इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था एक और ईयर में जिसमें आपसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन पूछा था इसी टेबल से रिलेटेड। सो आपको लिखना उसी तरह से है। ये देख लेते हैं, आपको गिवन है कंट्रीब्यूशन टू जीवीए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, बुक की ही टेबल है ऑफ कोर्स। सो कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और किस सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स है वो हमें गिवन है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडिया और चाइना का ही बताना है। सो इंडिया में सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, हमें पता है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है सर्विस सेक्टर। ठीक है, चाइना में भी सेम चीज है, एग्रीकल्चर सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा। ठीक है, वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स देखो 43% लोग एग्रीकल्चर में हैं। लेकिन चाइना में अच्छी चीज क्या है कि सबसे ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में ही लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अच्छी चीज है। सो वही लिखा हुआ है कि ड्यू टू टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द कल्टीवेबल एरिया इन चाइना इज रिलेटिवली स्मॉलर देन दैट ऑफ इंडिया। Hence, the contribution of the agriculture sector to GVA in China is 7%, जिसमें सिर्फ 26% लोग हैं, और इंडिया में इट इज 16%, जिसमें 43% लोग एंगेज्ड हैं। ठीक है, इसके बाद आप बात करोगे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन चाइना में है 41%। ठीक है, और 28% वर्कफोर्स है इसमें, ये गिवन है डेटा, राइट। और इंडिया का भी लिखा हुआ है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द ग्रोथ जीडीपी। ओके, ठीक है, इसको रीड कर लेना। ये मत सोच के चलना कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो हम बना ही लेंगे। एक बार रीड जरूर कर लेना कि लिखना कैसे है पेपर के टाइम पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है, कैसे करना है शुरुआत। तो रीड, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, स्कॉलर्स फाइंड सन प्रेफरेंस एज अ कॉमन फिनोमेना इन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। तीनों ही देशों में सन प्रेफरेंस है। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ स्क्यूड सेक्स रेशियो। तो बिल्कुल सही है। ओइंग टू ट्रेडिशनल एंड सोशो इकोनॉमिक रीजंस सन प्रेफरेंस इज कॉमन इन ऑल द थ्री नेशंस, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो काफी कम है। ठीक है, लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल थ्री नेशंस। सेक्स रेशियो समझते हो ना कि अगर 1000 मेल्स हैं तो कितनी फीमेल्स हैं, तो सेक्स रेशियो कम है, फीमेल्स कम है, क्योंकि सन को प्रेफर किया जाता है अभी भी बहुत सारे एरियाज में। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू लिबर्टी इंडिकेटर्स। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था। सो लिबर्टी इंडिकेटर्स में लिखा है, बुक से एग्जांपल है सीधा सीधा, एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू राइट्स ऑफ सिटीजन एंड extent of constitutional protection of independence of the judiciary and rule of law। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस। तो देखो अगेन टेबल बेस्ड क्वेश्चन। So, from the given data, compare and analyze the population density and fertility rate of China and Pakistan। तो दो ही डेमोग्राफिक इंडिकेटर को हमें डिस्कस करना है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ये वाला पॉइंट, और दूसरा फर्टिलिटी रेट। सो चाइना और पाकिस्तान की बात करनी है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 275 है ये, और चाइना में कम है 148। कम क्यों है चाइना में? 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग क्यों है? क्योंकि चाइना एरिया वाइज बड़ा है ना, एरिया वाइज एक बड़ा नेशन है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग हैं। बट पाकिस्तान छोटा सा है, ऑफ कोर्स आपको पता है कितना छोटा है। सो उसमें एक ही एरिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक, फर्टिलिटी रेट की बात करें तो चाइना में काफी कम है 1.7। रीजन क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, ओके। दूसरा, पाकिस्तान में 3.6 काफी ज्यादा है फर्टिलिटी रेट। बेसिकली 3.6 का मतलब क्या है कि एक तरह से 3.5 बच्चे हम बोल सकते हैं, बट ये बेसिकली डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह से पॉइंट्स में आ रहा है। बट आप समझो कि करीब 4 बच्चे एक, मतलब एक विमेन गिव बर्थ। ठीक है, और चाइना में काफी कम है। ओके, तो देखो यही लिखा है
द गिवन डेटा शोज दैट ज्योग्राफिकली चाइना ऑक्यूपाइज अ लार्जर एरिया इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। ठीक है, चाइना का एरिया काफी बड़ा है, तो इसलिए जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो कम है 148 की, और पाकिस्तान में 275। ठीक है, फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में 3.6 है, जो कि मोर देन डबल है एज कंपेयर टू चाइना का फर्टिलिटी रेट। चाइना में कम क्यों है? क्योंकि वन चाइल्ड नॉर्म यहाँ पे चलता है। ठीक है, ओके, तो वही आपको यहाँ पे सिंपल लिख देना है। ओके जी, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। बोला है डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही मजाकिया क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए? ऑल तो हो नहीं पा रही डेवलपमेंट, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, बट कुछ तो स्टेप्स लिए होंगे। सो देखो, लिखा है इसमें कि पाकिस्तान ने एकदम मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, जस्ट लाइक इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, और लिखा है कि पाकिस्तान ऑल्सो नेशनलाइज्ड इट्स कैपिटल गुड इंडस्ट्री। नेशनलाइज का मतलब क्या है? कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री को कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर के अंडर दे दिया था, नेशनलाइजेशन। लेकिन बाद में पाकिस्तान को पता चला कि गवर्नमेंट तो काम कर नहीं सकती है इतनी, तो उन्होंने बाद में क्या किया कि वही इंडस्ट्रीज को डी नेशनलाइज कर दिया था। डी नेशनलाइज मतलब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था। ठीक है, और ऑल्सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे ताकि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, सो ये कुछ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान ने लिए थे। ओके, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलेबोरेट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर अंडरटेकन बाय चाइना। हमने ऑलरेडी किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना ने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या रिफॉर्म लिया। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम्यून लैंड्स को डिवाइड किया गया था इनटू स्मॉल प्लॉट्स, और वो इंडिविजुअल्स को एलोकेट किए थे। लिखा है फॉर यूज एंड नॉट फॉर ओनरशिप, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड दे आर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग टैक्सेस। टैक्स पे करने के बाद जितनी इनकम होगी वो इंडिविजुअल्स की। ठीक है, सो यही रिफॉर्म्स आए थे इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर इन चाइना। ठीक है, ओके, समझ गए इतनी चीजें अच्छे से? ओके जी, फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, केस स्टडी है, और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। देख लेते हैं फिर भी एक बारी क्या है। तो देखो, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाँ जी, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना। वन चाइल्ड पॉलिसी के कॉन्सिक्वेंस बताने हमने ऑलरेडी कवर किया है ना, वही लिखना है। केस स्टडी में गिवन है, वहां से देख के टीप देना, सिंपल, ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्टेट एनी वन रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी आने के पीछे रीजन था पॉपुलेशन को कम करना, कंट्रोल करना, सिंपल बात। ठीक है, चलो सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय चाइना एंड इंडिया। सो रिफॉर्म्स के बारे में आपको बताना है। दिया हुआ है चाइना अंडरवेंट सब्सटेंशियल पॉलिसी चेंजेस टू स्टिमुलेट देयर इकोनॉमी। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वॉज रैपिड इन द लेट 1970s across various sectors. However, India had to wait much longer for its economic transformation. ठीक है, सो चाइना में ग्रोथ रेट अच्छी थी 1970s के टाइम पे, बट इंडिया में नहीं थी। इंडिया की ग्रोथ रेट कब हुई है? इंडिया का ग्रोथ कब हुआ है? आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जिसको कंपल्शन, एक बेसिकली प्रेशर था जिसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुए थे रिफॉर्म्स। ठीक है, सो हमें यहाँ पे बताना है रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या क्या आया। तो लिखा हुआ है द चाइनाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वॉलंटरी इनिशिएटेड रिफॉर्म्स इन 1978। चाइना में ग्रोथ ज्यादा क्यों थी? क्योंकि रिफॉर्म्स 1978 में आ गए थे, चाइना को खुद लगा कि ग्रोथ करनी है इसलिए। ठीक है, एंड इट वाज एबल टू मेंटेन डबल डिजिट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1980s। ठीक है, जिससे वो शिफ्ट हुए टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी। ठीक है, ऑल्सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए चाइना में जिसकी वजह से बहुत सारे पुअर पीपल को फायदा हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ जिससे फर्दर बेनिफिट मिला। इंडिया की बात करें तो इंडिया वॉज कंपेल्ड
टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। मतलब इंडिया के ऊपर एक प्रेशर था, लोन लेने गए थे हम तो बस आईएमएफ से, बट लोन लेने की जगह कंडीशन रख दी गई कि रिफॉर्म्स लेके आओ तब लोन मिलेगा। तो कंपेल्ड फोर्सफुली हम रिफॉर्म्स लेकर आए, प्रेशराइज होके। ठीक है। सो द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन। ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली सर्विस सेक्टर में। ठीक है। सो जो जीडीपी में ग्रोथ है वो जनरली किस में देखने के लिए मिली, सर्विस सेक्टर में। ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखो केस स्टडीज तो मिला नहीं, बट ये टेबल जो हमने पीछे पढ़ी थी जिसमें हमने जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखा था, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखा इंडिया और चाइना का, उस टेबल से आपको ये लिखना है आंसर। तो आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कौन से देश में किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट करा और किस वजह से करा। ठीक है। ओके। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया। स्टेट एनी टू फैक्टर्स दैट लेड टू रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। चाइना में ग्रोथ के पीछे कोई दो फैक्टर्स बताने हैं। तो यहाँ पे हमने रिफॉर्म्स के बारे में लिखा है कि इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स आए, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में हमने ऑलरेडी कवर किया, और दूसरे फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए। ठीक है। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप हुए थे। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो डुअल प्राइसिंग पॉलिसी आई थी। ठीक है। हमारे पास इसमें जीपीसीआर जो इंट्रोड्यूस हुआ था कैंपेन, जीएलएफ कैंपेन, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जिसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई हो चाइना में। ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा भी है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, कोई और फैक्टर आप लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी टू सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज फॉलोड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन द पोस्ट 1947 एरा। इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन स्ट्रैटेजीज क्या क्या थी। तो हमें पता है कि एक तो दोनों ही नेशंस में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। ठीक है। जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑपरेट करते हैं। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आई ताकि हम फॉरेन कंपटीशन को कम कर सके। दोनों ही नेशंस में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। दोनों ही नेशंस में पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बेसिकली एम्फेसाइज दिया गया था, ज्यादा पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाया गया था। तो वो पॉइंट भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आगे है टू रीजन फॉर स्लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। ठीक है। चलो उसके देखते हैं। चाइना यूज द टूल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरी इफेक्टिवली। तो हमें बताना है, तो वही चीज़ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करा तो उससे क्या इम्पैक्ट आया, फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एफडीआई इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है। चलो ये तो हो जाएगा। देन है, मेंशन एंड डिस्कस एनी टू इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वेयर चाइना हैज परफॉर्म्ड वेल। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बताने हैं, मतलब एचडीआई इंडिकेटर्स। बुक में लास्ट टेबल एचडीआई की थी, तो उसमें कोई दो इंडिकेटर बताने हैं जिसमें चाइना ने अच्छा परफॉर्म किया हो। तो ऑलरेडी बेसिकली ऑलरेडी तो नहीं तो चाइना ने एचडीआई इंडिकेटर्स में ऑलमोस्ट सभी इंडिकेटर्स में अच्छा ही परफॉर्म किया था। तो देखो दो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट चाइना में काफी लो था। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है। दूसरा, पॉवर्टी काफी कम है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल्ड थी। तो पॉवर्टी, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन हैज रिड्यूस्ड ओवर टाइम। पॉवर्टी काफी कम हो गई क्योंकि फैसिलिटीज अच्छी हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफी हाई है बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। ठीक है। अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन का प्रपोर्शन काफी कम है। सो वो आप पॉइंट्स कोई भी लिख सकते हो एचडीआई इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है। ओके, बस खत्म हो गया। ओके, ठीक है जी, हमने पूरा कर लिया। तो यही है चीजें, 8 ही नंबर का चैप्टर है जिसमें से हमारे एमसीक्यूज भी बनते हैं और बाकी 3-4 नंबर का हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने सारे के सारे कवर कर लिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको एक आइडिया लगाओ कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। स्टिल आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी आप लोगों को कि वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस तो आप प्रिपेयर कर ही लो। ठीक है। सो हम लोगों ने एक एक करके, अगर आपने वीडियोस देखी हैं मुझे नहीं पता, वीडियोस पहुंचती या नहीं पहुंचती, रीच मिले ना मिले आई डोंट नो, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैंने सारे यूनिट, सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं मैक्रो में, वो सारे हम लोगों ने 1 बाय 1 कवर किए। तो अगर आपको चीज़ें देखनी है, समझनी है, पढ़नी है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है।
ठीक है, डिटेल्ड वीडियोस के संग, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के संग चेक कर लो, तैयारी करो। बाकी अब जो 1 मार्कर्स हैं, ठीक है, हमारे सैम्पल पेपर हैं, वो हम लोग अब और उसमें मैं वीडियोस पोस्ट करूंगी, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बट इतनी वीडियोस देख लो PYQs की, ताकि आपके जो 3, 4 और 6 मार्कर्स हैं वो प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाए। ठीक है, कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स के संग, एंड थैंक यू सो मच।